खबर जहां गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, खाद कारखाने का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में आपको बताएं कि केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा भी मौजूद हैं। तो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है जिसके निरीक्षण पर हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। खाद कारखाने के इस निरीक्षण में उनके साथ मौजूद हैं केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा। तो आपको बताएं, एक लंबे अरसे तक फर्टिलाइजर फैक्ट्री को गोरखपुर में बंद रखा गया था, जिसका काफी आंदोलन, विरोध, प्रदर्शन भी किया गया। लेकिन अब जाकर इस फैक्ट्री को बहाल करने के लिए जो प्रयास है उसके लिए तमाम लोग आभारी हैं। और ये तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से फर्टिलाइजर फैक्ट्री और खाद कारखाने की निरीक्षण के लिए के दौरे पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, और उनके साथ केंद्रीय उर्वरक मंत्री भी मौजूद हैं। तो इस कारखाने से तमाम लोगों की रोजगार, रोजी रोटी जुड़ी है, जिनके लिए ये तस्वीरें सुखद हैं, जहां फिर से फर्टिलाइजर फैक्ट्री को बहाल करने से उनके घरों में, उनके चेहरों पर रौनक लौट आई है। और इसी के मद्देनजर आज गोरखपुर गृह जनपद है पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ केंद्रीय उर्वरक मंत्री भी मौजूद हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको एबीपी गंगा पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से फिर से संचालन के लिए तैयार है, और इसी का निरीक्षण, इसी का जायजा लेने के लिए खुद सीएम मौजूद है मौके पर कि किस तरह से ऑपरेट किया जाना है इस खाद फैक्ट्री को, तमाम व्यवस्थाएं कैसी हैं, सारी चीजें दुरुस्त है कि नहीं। तो आज इन चीजों का जायजा लेने के बाद ये देखिए तस्वीरें हैं जहां आपको दिखाई, ये फर्टिलाइजर फैक्ट्री की तस्वीरें हैं जिसका निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से, अधिकारियों से, जो भी संबंधित लोग हैं फर्टिलाइजर फैक्ट्री से जुड़े, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, इस खाद कारखाने का निरीक्षण कर रहे हैं। तो किस तरह से इसका संचालन होना है, बहुत सारी चीजें हैं, चाहे रोजगार हो, लोगों के लिए अवसर हो, किसी एक ऐसी ओपनिंग से पूरे एरिया की शक्ल बदलती है। तो इन सारी चीजों पे नजर डालने के लिए कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, कैसे संचालित होगा, ये तमाम चीजों पर बारीकी से नजर रखने के लिए खुद सीएम योगी मौजूद हैं फर्टिलाइजर फैक्ट्री के इस निरीक्षण के दौरान। ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी संजीत शाही हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से निरीक्षण किया, किस तरह के प्रोग्राम और शेड्यूल की जानकारी आपके पास है। संजीत, पहले उस पर नजर डालेंगे हम। जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी है ठीक अपने समय तय सीमा के हिसाब से 10:45 पे इन्हें खाद्य कारखाना पहुंचे हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने काफी समय तक पूरा घूम के चारों तरफ निरीक्षण किया है और सब कुछ देखा है। और देखने के बाद फिर वहां से वापस जो है गेस्ट हाउस पहुंचे हैं, जहाँ कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जी बिल्कुल। संजीत, ये बताइए कि गोरखपुर के लोगों के लिए ही नहीं, आसपास के जनपद के, आसपास के इलाकों के लोगों के लिए भी ये खाद कारखाना बेहद अहम है। किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी, ये बिल्कुल आपका कहना जायज है कि जिस तरह से खाद कारखाना काफी दिनों से बंद पड़ा था और ये कारखाना अब चालू होने वाला है, जो इसको लेकर काफी किसानों में बहुत ही उत्साह है। लोगों का अंदर जो एक खाद के लिए काफी किल्लतें और मारामारी होती थी, ये कारखाना खुल जाने से काफी, खासकर गोरखपुर मंडल के सभी किसानों को काफी राहत मिलेगा। जी, तो इसके ऑपरेशन को लेकर किस तरह की डिटेल्स आई हैं? ये जो ब्रीफ है वो मीटिंग से ही पता चलेगी या अभी कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचने के बाद पूरा कारखाना घूमे हैं, फर्टिलाइजर को निरीक्षण किया है, उसके बाद सीधे गेस्ट हाउस आ गए। गेस्ट हाउस के आने के बाद अब हम लोग यहाँ बैठे हैं, इंतजार में वेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले, पहुँचने के बाद ही कुछ बताएंगे। जी चलिए संजीत, आपका रुख करेंगे जैसे ही कोई तस्वीर या जानकारी मिलती है आपके पास। बहरहाल आपका शुक्रिया, तमाम जानकारी जो आपने दर्शकों तक साझा की। फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो कि बदहाल और जर्जर थी, जीर्ण शीर्ण थी, उसकी ओपनिंग से रिलेटेड, उससे पहले कह सकते हैं कि ये निरीक्षण करने के लिए खुद सीएम योगी का पहुंचना, और तस्वीरें जिस तरह से दिखा रही हैं, बता रही हैं कि काफी हद तक ये कारखाना तैयार सा नजर आता है। बाकी की जो डिटेल्स है वो दी जाएंगी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बात करते हैं कौशांबी की। विवाहिता को जिंदा जलाया गया है, इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई है। विवाहिता की मौत से परिजनों में कोहराम है। अब मायके पक्ष ने ससुराल के खिलाफ तहरीर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं कौशांबी से, जहां विवाहिता को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हुई है। अब मायके पक्ष के लोग ससुराल पक्ष के लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं और उनके खिलाफ तहरीर भी दी है।
इस वक्त की बड़ी खबर कौशाम्बी से, विवाहिता को जिंदा जलाया गया है। विवाहिता की मौत हुई है और अब परिवार में कोहराम की स्थिति है, जहां पर लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि ससुराल वाले लोगों ने लड़की को मौत के घाट उतारा है और इस मामले में उन्होंने तहरीर दी है। और उधर मेरठ में नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से अब गुहार लगाई है। पड़ोसी पर भगा कर ले जाने का आरोप भी लगाया है। एसएसपी ने परिजनों को जल्द बरामदगी का भरोसा दिलाया है। तो मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगा रहे हैं लड़की के घर वाले, जहां कह रहे हैं कि पड़ोसी ने ही बच्ची को भगाया है। अब इस पूरे मामले पर उन्होंने एसएसपी के सामने गुहार लगाई है। देखना होगा कि कब इस लड़की की बरामदगी होती है। हालांकि एसएसपी ने भरोसा जताया है कि जल्द ही इस लड़की को बरामद किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर मेरठ से आया, हमारी सुनवाई नहीं हो रही और हमने हमारी लड़की को लेके चला गया। एक लड़का तालिब नाम का लड़का है और कुरैशी का लड़का है। वो 5 भाई हैं, वो 6 बहनें हैं। और जी वो पैसे वैसे भी लेके गई है। वो मकान के पैसे रखे थे, 4,05,000 रुपये लेके गई है। और 2 चीज़ें भी थी, चांदी की और सोने की चीज़ें कुछ बनवा रखी थी, वो भी लेके चली गई है। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले जी। हमारी सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। लड़की से संपर्क में वो कैसे आया था, कुछ पता चला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमें तुम तो जानते भी नहीं, बिल्कुल भी हमें तो पता ही नहीं कुछ भी। हमारे तो मोहल्ले में जाके ये पूछ लो कि वो लड़की दरवाजा भी झाँकती थी, बिल्कुल भी। देखिए, थाना गेट लिसाड़ी क्षेत्र में इस तरह की घटना प्रकाश में आई है। उसमें जो भी पीड़िता है उसके तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और उसको हम जल्दी बरामद करके विधिक कार्रवाई करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी बलराम हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बलराम, इस पूरे मामले में नाबालिग को भगाने का ही मामला है या फिर कोई और भी एंगल है? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया है और अधिकारियों ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में तत्परता दिखाई है, कुछ ही घंटे में नाबालिग बच्ची को बरामद किया है। और पुलिस का कहना है कि जो पड़ोसी है वो इस बच्ची को लेकर के गया था बहला फुसला करके। हालांकि पड़ोसी जो तालिब नाम का युवक है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। और पुलिस का ये कहना है कि जिस तरीके से ये नाबालिग बच्ची को बहला फुसला के लेके गया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस इस मामले की भी छानबीन कर रही है कि इस युवक के साथ कुछ और लोग तो शामिल नहीं थे। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है कि जो इस बच्ची को वो बहला फुसला के लेके गया था। लेकिन जो परिजन है उनका साफ तौर से कहना है कि ये काफी दिनों से उनकी बच्ची की रैकी करता था कि ये बच्ची कहाँ जा रही है, कहाँ खेल रही है, और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं बच्ची बहुत सारा कैश और सामान लेके भी निकली थी घर से। क्या उससे बातचीत करने के बाद कुछ डिटेल्स वहां से पता चल पाई हैं? उसने कुछ साझा किया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो बच्ची है घर से कैश और ज्वेलरी भी लेकर के गई थी, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि बच्ची अपने मन से गई थी या उसे बहला फुसला के लेके गया था। लेकिन जो परिजन है बच्ची के, उनका साफ तौर से यही कहना है कि बच्ची उनकी नाबालिग है, उसको बहला फुसला करके ये जो तालिब नाम का युवक है वो लेकर के गया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं और जो भी तथ्य जांच में निकल के आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी बच्ची के बयान दर्ज होने बाकी हैं कि आखिरकार बच्ची क्या कहती है पुलिस से कि उसको बहला फुसला के ले जाया गया। जो परिजन कह रहे हैं वो बात सही है या फिर धोखाधड़ी किस तरह का मामला है, ये सारी चीजें अब जांच के बाद पता चलेंगी। बहरहाल तेजी से काम किया मेरठ पुलिस ने। शुक्रिया आपका बलराम तमाम जानकारी के लिए। झांसी से बड़ी खबर मिल रही है। गैस सिलेंडर से बड़ा धमाका हुआ है। नवाबाद इलाके में ये गैस सिलेंडर फटा है और कच्चे मकान में ये गैस सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हुआ है और वीडियो बना रहा शख्स भी धमाके में गिरा है। ये बड़ी खबर झांसी से, जहां कच्चे मकान में सिलेंडर रखा था और इसमें ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी और शख्स जो कि वीडियो बना रहा था वो भी नीचे गिरा है। नवाबाद इलाके के बीएससी कॉलेज के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर कच्चे मकान के भीतर सिलेंडर रखा था और इस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। नवाबाद इलाके की यह घटना बताई जा रही है। कच्चे मकान के अंदर गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है। पता यह भी चल रहा है कि एक शख्स वीडियो बना रहा था, वो भी धमाके के बाद नीचे गिरा है। झांसी के नवाबाद इलाके के बीएससी कॉलेज के पास की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर
कच्चे मकान के अंदर गैस सिलेंडर रखा हुआ था और उसमें अचानक ब्लास्ट के बाद ये देखिए तस्वीरें भी आई हैं। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लास्ट हुआ। ये कच्चे मकान की तस्वीरें, ये देखिए। बात है और शंकर जी के सड़क में आग लग रही है। देखिए शंकर जी तमाम लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, थोड़ा पानी डाल पूरे इलाके में दहशत की स्थिति। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देखिए। कच्चे मकान के भीतर सिलेंडर और ब्लास्ट के बाद थोड़ा पानी डाल, कैसा धमाका हुआ, आवाज सुनिए, काला धुएं का गुबार देखिए, आग देखिए, और आसपास भी कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं। और शंकर जी के सड़क में आग लग रही है। देखिए शंकर जी अपने जो क्या नाम है आपका? रानी। क्या हो, कैसे आग लगता है? वो चाय बनाई थी, बड़ी वाली बहन एकदम लीक, ये थोड़ा दिमाग की कमी है, चिल्लाती भागी। लड़का है कि मम्मी आग लगी, हमने खूब बुझाने खुद के नहीं बुझी। वो बहुत तेज हो गई थी, पूरा नया सिलेंडर लगाया था, पूरे वट बोलने लगी रही, पूरा घर जल गया, अंदर दुनिया का माल रखा वो तब जल गया हमारा। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी चंद्रकांत इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद। चंद्रकांत, जिस तरह की ये विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, काफी भयानक, और कौन लोग हैं जो पहले से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उन्हें कैसे पता चला कि ये ब्लास्ट हुआ? ये असल में जैसे कहीं आग लगती है तो लोग वीडियो बनाने लगते हैं। ये वीडियो बना रहे थे उसी तरीके से। झांसी के गोविंद चौराहे के पास बीआईटी कॉलेज जाने वाली रास्ता का ये मामला है। थाना नवाबाद क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर। और जैसे ही धमाका हुआ, धमाके से वीडियो बनाने वाला आदमी गिर गया। हमारे कैमरा में जब तो उधर पहुंचा तो धमाका हो रहा था। धमाका होते देख वो जो कैमरा से वीडियो बना रहा था मोबाइल फोन से, तो वहाँ गिर गया। और जो जिस रानी नाम की महिला का मकान में जो धमाका हुआ है, उसकी वजह से उसकी सारी गृहस्थी जलकर राख हो गई। ये भी हम बता दें आपको, उसने आज अपना नया सिलेंडर चेंज किया था। थोड़ा पानी डाल। ये देखिए, और ये क्या है, जब ये धुआं हो रहा था, सुलग रहा था, क्या उस वक्त कुछ किया जा सकता था, बचाया जा सकता था? क्योंकि देखिए लोग वीडियो बना रहे हैं, धुआं निकल रहा है, ब्लास्ट पे ब्लास्ट होते जा रहा है। इस बीच क्या कुछ भी कोशिश नहीं की गई कि इसे रोका जा सके, या फिर कुछ भी बचाने की कोशिश? उसको लोगों ने पानी डाल के बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी ज्यादा पकड़ गई थी गैस सिलेंडर लीकेज से कि बाद में ब्लास्ट हो गया वो। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हैं झांसी से, जहाँ सिलेंडर में ब्लास्ट की ये तस्वीरें हैं। और शंकर जी के सड़क में आग लग रही है। देखिए शंकर जी अपने जो थोड़ा पानी डाल। देखिए यहाँ पर लोगों ने जब धुआं निकलते देखा तो पानी डालने की कोशिश की, लेकिन एलपीजी का रिसाव हो चुका था। और उसके बाद सिलेंडर में जब ब्लास्ट हुआ, तब जाकर कहीं जब पूरी गैस जलकर खत्म हुई, तब जाकर ये आग शांत हुई। थोड़ा पानी डाल। झांसी से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और शंकर जी के सड़क में आग लग रही है। देखिए शंकर जी अपने जो थोड़ा पानी डाल। यूपी के सभी विधायकों की विधायक निधि को बहाल कर दिया गया है। सदन में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात की जानकारी दी है। अब पहले की तरह ही विधायक निधि को बहाल कर दिया गया है। आपको बताएं, कोरोना के चलते विधायक निधि सस्पेंड की गई थी। विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों को पुरस्कार की भी खबर मिल रही है। 12,500 रुपए के पुरस्कार धनराशि का भी ऐलान किया गया है। और उधर मुख्तार अंसारी को यूपी लाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूपी की मांग असंवैधानिक है और प्रावधानों के खिलाफ है। ये मांग मानी तो ऐसे मुकदमे ज्यादा बढ़ेंगे, दवे का ये कहना है। पंजाब की ओर से ये बात साफ की गई है। इसके साथ यूपी की याचिका खारिज कर दे, ये भी कहा गया है। बाकी की डिटेल्स के लिए हमारे सहयोगी अविनाश का रुख करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अविनाश, ये बताइए, जिस तरीके की बातें की गई हैं, जिस तरह के सामने पंजाब की तरफ से रखे जा रहे हैं कि असंवैधानिक है, इन सारी चीजों पे किस तरह के कयास लगाए जाए? आने वाले वक्त में क्या कोई नया मोड़ आएगा इस केस में? देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलीलें रखी जा रही है। अभी मुख्तार अंसारी के वकील मुकुल रोहतगी दलील रख रहे हैं। दलीलों में अपने साफ तौर पे कहा है कि मुख्तार अंसारी अब तक जितनी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई है, उसमें मुख्तार अंसारी पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश में उसकी जान को खतरा है, क्योंकि उसी के साथ सह आरोपी मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई है। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी के वकील ने यह भी सुप्रीम कोर्ट में बात रखी कि खास तौर से मुख्तार अंसारी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनका संबंध विपक्षी पार्टियों से है। उनके घर गिरा दिए गए, उनके बच्चों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए और 5 बार के विधायक के साथ ऐसा किया जा रहा है। और मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट में ये दूसरी बार है
है जब याचिका दायर की गई है कि उसको पंजाब कोर्ट से उत्तर प्रदेश भेजा जाए। लिहाजा मुख्तार अंसारी को या तो दिल्ली में सारे केस ट्रांसफर किए जाएं या तो पंजाब में भी रह के सभी केसेस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो प्रेजेंट रहेगा। इसकी वो गारंटी देते हैं, इसकी वो तस्दीक करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके के पॉलिटिकल मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा भी मुख्तार अंसारी के वकील ने कहा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर देनी चाहिए। फिलहाल अगर भी बात करें तो भी दलील रखी जा रही है। मुख्तार अंसारी के वकील मुकुल रोहतगी दलील रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट दलीलें सुन रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना कोई निर्णय देगा। चलिए ठीक है, इंतजार रहेगा किस तरीके का निर्णय सामने आता है। अविनाश, आपका रुख करेंगे। बहरहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।